प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आमतौर पर माना जाता है कि पुरस्कार से मनुष्य सम्मानित होता है, लेकिन कुछ शख्सियतें, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनसे जुड़कर सम्मान का सम्मान बढ़ता है, पुरस्कार को एक नया गौरव मिलता है। अशोक कुमार भारती रजत पट की एक ऐसी ही हस्ती हैं जिनसे जुड़कर इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार पुनः सम्मानित हुआ है, गौरवान्वित हुआ है। ये बात कम लोगों को पता है कि नाम के धनी दादामणि अशोक कुमार नामों के भी धनी हैं। दादा, आपकी इन नित्य नूतन चित्र विचित्र नामों की फहरिस्त से शुरू करें। आपके ये अलग अलग नाम किस तरह पड़े? मेरा नाम अशोक कुमार ही है। जब मैं पैदा हुआ भागलपुर में तो मेरे नाना ने लंदन से एक बॉक्स मंगवाया, पेटी जिसमें कपड़े भरे हुए थे, उसमें लिखा हुआ अशोक कुमार। अभी तक तो था घर में, अभी पता नहीं कहाँ है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि तुम मिथुन राष्ट्र हो, इसलिए क से नाम रखना पड़ेगा। तो उन्होंने रखा मेरा नाम काशी विश्वेश्वर। ये कई दिन तक चला, लेकिन काशी विश्व इतना बड़ा नाम है तो लोगों को बड़ा लगने लगा, बोले कि और कुछ रखो। फिर मेरे फादर ने किया कि एक पंच मंगाया था जिसमें के गंगोली, फादर का नाम के से है, उन्होंने के गंगोली। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे भी यूज़ करें, तीनों लड़के। तो मेरे नेक्स्ट ब्रदर का नाम रखा कल्याण गंगोली, के गंगोली, और किशोर गंगोली। बोले तुम लोग तीनों यूज़ करो। तो मैंने कहा मैं क्या के से क्या करूँ? बोले तुम कुमुद लाल रखो। मैंने कहा ठीक है, कुमुद। तो ऐसे नाम मेरे बदलते गए, लेकिन अशोक नाम ही रह गया, वो नाम बदला नहीं। कॉलेज में के एल गंगोली था, लेकिन लोग मुझे अशोक ही कहते थे। नामों के साथ ही आपके जो पेशा था वो भी कुछ बदला, यानी कि शुरू में जब आपने पढ़ाई की वो कानून की पढ़ाई शुरू की? जी हाँ, नहीं पैसे ऐसा हुआ था कि हमारे अंकल जो थे वो इंजीनियर थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग के। तो उनने पावर हाउस खोला था रायपुर में, मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि इसको साइंस पढ़ाओ, हम उसको ले जाएंगे अपने साथ। तो इत्तेफाक उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि हमारे फैमिली में सब लॉयर्स हैं, तू भी लॉयर बन जा। फिर मैं लॉ में चला गया कलकत्ते में, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई लॉ। मेरे एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन था अप्रैल में, और जनवरी में हिमांशु राय से मिलने चला है यहाँ। मैं कलकत्ते में जब था तो 2 पिक्चर्स देखे थे मैंने, चंडीदास और पूरन भगत देवी की बोस के। वो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। तो मैंने कहा कि डायरेक्टर क्यों ना बन जाऊँ। इनसे रिकमेंडेशन लेते हुए जर्मनी से आए, जर्मन टेक्नीशियंस लेके। तो उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे आप रिकमेंडेशन लेटर दीजिए कोई, मैं जर्मनी चला जाऊं और डायरेक्टर बन के आऊँ। बोले कोई सिखाएगा नहीं। पहली बात तो ये है कि हम यहाँ आए हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं फिल्म में डालना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म में आते नहीं थे पढ़े लिखे लोग पहले, और पढ़े लिखे आते थे उनको निकाल दिया जाता था। ये लोग जो लोग होते थे ना, लो स्ट्रेटा के लोग होते थे, निकाल देते थे उनको। उन्होंने कहा कि मैं ये करने आया हूँ कि जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं रखना चाहता हूँ, और तुम जो सीखना चाहते हो यहाँ सीखो। तो एक्टिंग के लिए आया नहीं था मैं टेक्नीशियन ही था। तो ये तो फिर हिमांशु राय की गुणग्राहिता थी कि उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचान लिया, पर जाहिर है कि आपके परिवार वालों ने तो कुछ विरोध किया। बहुत विरोध किया, क्योंकि विरोध इस तरह किया कि उस वक्त मेरी शादी होने वाली थी। मैं तब 22-23 का था, तो जल्दी शादी होती है फैमिली में। तो वो शादी टूट गई। तो मेरी मदर बड़ी बीमार हो गई, बोले कि इसके लिए शादी होगी नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा बाबू तुम लोग जो करना करो, लेकिन तू बोला ऐसा कर, मेरे से बोला कि जब हीरोइन से तू लव में प्यार के सीन्स करेगा जरा दूर से करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वहाँ से कहा कि मेरे को जो लव सीन दें आप दूर से करवाइए। तो वही ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे प्यार करोगे उससे दूर से प्यार करोगे। मैंने कहा मेरे फादर मदर मानते नहीं हैं। एनीवे उन्होंने मनवा लिया, फिर चलने लगा जैसा चलने लगा। तो पिक्चर क्या हुआ, दोनों हिट हो गए। पहले पिक्चर जीवन नहीं हिट हुआ, फिर अछूत करने हिट हुआ, ऐसे 7 पिक्चर इन्हें रो हिट हो गए। मैं डाल डाल उड़ जाऊं, नहीं पकड़ाई मैं आऊं। तुम डाल डाल मैं पात पात, बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग संग को रे। पैदाइशी नाम कुमुदलाल गांगुली, अपने प्रियजनों और चाहने वालों के दादा मुनि और लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए अशोक कुमार, जिन्हें सिर्फ एक बहुत अच्छा अभिनेता कहना शायद उनकी कला का उचित सम्मान नहीं होगा, क्योंकि अशोक कुमार
सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है। भारतीय फिल्मों को उनकी देन का, उनके योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 78 साल की अपनी उम्र के 53 साल उन्होंने सिनेमा को समर्पित किए हैं। और इस दौरान शायद ही कोई ऐसी भूमिका हो, कोई ऐसा किरदार हो जो उन्होंने न निभाया हो। कल्याणी, जानता हूं आज तुम मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहोगे। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें हुई, बदनामी भी सहनी पड़ी। मैं अपनी कैफियत नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास करो जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में सारी बातें साफ साफ लिख दी थी, लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास वापस आ गई। शायद तुम लोग गांव छोड़ के चले गए थे। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। आपके इस पूरे लंबे अभिनय करियर के दो दौर हैं। एक हिस्सा वो जिसमें आपने रोमांटिक नायकों का रोल किया और दूसरा वो जब आपने चरित्र अभिनेता के रोल किए। दोनों को ही बराबर ख्याति मिली, लेकिन ख़ुद आपको कौन से रोल ज़्यादा भाते हैं? मुझे ख़राब लगता था वो पीछे दौड़ के गाना गाना, वो जमता नहीं था मुझे। तो ये रोल, चरित्र रोल अच्छे लगते मुझे। जो कुछ तुमने कह दिया कानून है, वही आखिरी हर्फ। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, जरूर चिल्लाऊंगा। 40 बरस चुप हो सिर्फ इस घर की शांति के लिए। 40 बरस तुम अपना हुक्म चलाती रही हो और एक दिन बच्चों ने हाथ खेल लिया तो सारे घर को तबाह करने पर तुली हुई हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। तुम्हारी डिसिप्लिन है जेल की डिसिप्लिन, तुम्हारी डिसिप्लिन है अस्पताल की डिसिप्लिन। सारे घर को अस्पताल बना रखा तुमने। अब जानती हो उस घर में बीमार कौन है? इस घर में बीमार हो तुम। मेरा ख्याल है दिल का दौरा पड़ा है। अपने आप को दादा मुनि चाहे जिस तरह की भूमिका में भी पसंद करते हों, पर दर्शक उन्हें हर तरह के रोल में, हर तरह के रंग में देखते आए हैं, चाहते आए हैं, सराहते आए हैं। चाहे वो नया संसार का निडर पत्रकार हो, बंदनी और परिणीता जैसे फिल्मों का संवेदनशील नायक हो, ज्वेल थीफ का खलनायक हो, कानून का जज या ममता का बैरिस्टर हो, या फिर चलती का नाम गाड़ी और विक्टोरिया नंबर 203 का हास्य अभिनेता और खूबसूरत जैसे फिल्मों का हल्का फुल्का किरदार। जब ऐसे नेक, समझदार और पढ़े लिखे इंसान हालात के शिकार हो जाते हैं तो आम इंसान क्या नहीं कर सकता? तो क्या गवाहियां नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, लेकिन कानून को यह ना भूलना चाहिए कि इंसान फिर इंसान है, देवता नहीं। कभी उसकी आंख धोखा खाती है, कभी उसका दिल धोखा खाता है। हर कदम पर इंसान बहुत से जज्बाती रिश्तों में बंधा हुआ है और हर कदम पर इन्हीं रिश्तों की वजह से मजबूर है। ऐसी सूरत में जब कदम कदम पर इंसान मजबूर है तो क्या कानून को यह हक है कि एक इंसान की गवाही पर दूसरे इंसान की जान ले ले? क्या कानून को यह हक है कि वह जिंदगी जैसी अनमोल चीज को इत्तेफाक पर कुर्बान कर दे? क्या कानून को यह हक है कि किसी इंसान से वो चीज छीन ले जिसे वो कभी वापस न कर सके? मैं कहता हूं यह हक सिर्फ उसी को है जो जिंदगी देता है। यानी नायक, खलनायक, हास्य या चरित्र अभिनेता, लगता था कोई भी भूमिका अशोक कुमार के लिए नहीं बनी है, बल्कि अशोक कुमार किसी भी भूमिका के लिए बने हैं। एक दौर आया जब फिल्मिस्तान के बैनर में आपने कुछ दिन फिल्में बनाई, वो उतनी अधिक क्यों नहीं चल पाई? नहीं, ये फिल्म क्यों चलती है नहीं चलती ये कोई नहीं कह सकता। क्या कि फिल्म जो चलती है, एक ग्रुप बनता है, उसमें कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, सिनेरियो भी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, आर्टिस्ट हो तो नहीं तो कहानी एक कहना मुश्किल है कौन सी तस्वीर चलती है नहीं चलती है। तो जब आप बॉम्बे टॉकीज में थे
तो उस वक्त आपकी ये टीम, ये ग्रुप बढ़िया? हाँ, वो ग्रुप थी, मुखर्जी की ग्रुप थी। उसमें ज्ञान मुखर्जी थे, शशिधर मुखर्जी थे और बड़े अच्छे लोग थे, बड़े बड़े राइटर्स थे। अपने अभी नाम तो याद नहीं मुझे, मंटो, इसमें चुगताई, उनके हस्बैंड शाहिद लतीफ़ थे, उपेंद्र नाथ अश्क, ये भी थे, बड़े बड़े राइटर्स थे, राजा मेहंदी अली खान। तो ये लोग लिखते थे अच्छे, उनसे सब अलग से लिखवाते थे और मैं भी वही करता था। जब मैं प्रोड्यूसर हुआ वहीं बॉम्बे टॉकीज में, मैं भी उनसे लिखवाता था और सबसे लेके फिर छानबीन करके अपना बनाता था। अगर हम राष्ट्रीय पुरस्कारों को एक तरह का पैमाना माने तो देखने में आता है कि पिछले 6-7 वर्षों में हिंदी की फिल्में दक्षिण भारत में बनी फिल्मों और बंगाल में बनी फिल्मों से काफ़ी कुछ पिछड़ती चली गई हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो बात सच है, क्योंकि हिंदी फिल्म जो बन रही है वो हमारे संस्कार को ध्यान ही नहीं देती, हमारे संस्कृति या संस्कार ध्यान। लेकिन ये रीजनल पिक्चर जैसे मराठी, बंगाली, मलयाली, कन्नड़ा, तेलुगु, ये लोग ध्यान देते हैं उस चीज़ की, इसलिए उनकी पिक्चर ज़रा लोगों को ज़्यादा पसंद आती फिल्में। हमारी फिल्में कुछ अमेरिकन बन गई है या इंग्लिश बन गई है, समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं चलती बराबर, लोगों को पसंद नहीं आती। तो मैंने एक तो ये खैर कमर्शियल फिल्में जिनमें आपने कहा संस्कृति या उसको विकृत रूप में पेश किया जा रहा है। एक समांतर दौर और आया था जिसे तथाकथित कला फिल्म कहा जाता था, वो भी क्यों नहीं चली? क्योंकि उसमें तो इन लोगों का कहना था। देखिए बात क्या है कि कला फिल्म क्या, वो जो सच रियलिटी जिसे कहते हैं, रियल चीज़ दिखाना, वो बड़ा बोरिंग होता है। हम खाना खा रहे हो और आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हम लोग क्या बात करेंगे, इतना बोरिंग होगा कि समझ लीजिए क्या कर रहे हैं ये, बिल्कुल लोगों को देख नहीं सकता। लेकिन हमें डायलॉग के साथ साथ खाने को एडजस्ट करना पड़ता पिक्चर में, इसलिए रियलिटी करके कोई चीज़ जो है ना वो उतना लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमको कहानी बतानी पड़ेगी, कहानी बनानी पड़ती है। आप अपने को भाग्यवादी मानते हैं? हो सकता है हो सकता है। इतने साल मैं कैसे रहा है मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। 55 साल मुझे हो गए फिल्म में। क्यों 55 साल हो, कैसे हो गए, आपको बताऊं क्या कि जब 5 साल हुए, यूजुअली 5-10 साल रहते हैं फिल्म में लोग, स्टार्स। अब 5 साल हो गए तो मैंने कहा कि अब थोड़े पैसे करके बिजनेस करें या फिर से लॉ पास कर लें। फिर मैंने कहा कि चलो, तो अभी लोग डिमांड तो है, एक और पिक्चर कर ले। फिर 5 साल निकल गए, फिर 5 साल निकल गए। जब निकल गए तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ कलेक्ट नहीं किया, अब जाके पुरानी तस्वीरें कलेक्ट तो कर लें कि क्या क्या किया मैंने। अब वो मिलते नहीं है, मेरे पास कुछ कलेक्शन है नहीं अपनी पुरानी फिल्म, कुछ नहीं मेरे पास। मैंने सोचा ही नहीं था कि 55 साल रहूँगा, अभी भी पिक्चर्स है मेरे पास। तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता इसका कि क्यों 55 साल में रहा और कैसे रहा। कुछ मैं किसी को, लोग पूछते हैं कि भाई सीक्रेट क्या, मैंने कहा सीक्रेट ये है कि कोई सीक्रेट ही नहीं है लेकिन सीक्रेट है, राज है। वो ये कि कोई भी असाधारण प्रतिभा ज्यादा देर तक छिप के नहीं रह सकती, और अगर इस प्रतिभा का मेल परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ हो जाए तो बस सोने में सुहागे वाली बात हो जाती है। और इसी का सम्मान मिला है अशोक कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में एक नहीं 2 बार। पहले फिल्म गुमराह में और दोबारा फिल्म आशीर्वाद के लिए। और इस वर्ष भी न सिर्फ भारत सरकार बल्कि सभी चाहने वाले दर्शकों की भावनाओं का प्रतीक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा मुनि के लिए। आपने अपने एक इंटरव्यू में हाल में कहा कि आपको बड़ी खुशी है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको देरी में मिला। ये आपने क्यों कहा? हाँ, वो क्योंकि पहले फाल्के पुरस्कार मिलता था जो रिटायर हो जाते थे उनको, जो रिटायर हो गए। जैसे एक सुलोचना जी थी, कितनी बड़ी हीरोइन थी, सबसे ज़्यादा। हाँ, फिर बाद में रूबी मायर्स। उसके बाद में उनको क्या हुआ कि उनको काम नहीं मिले, तो इन लोगों ने हेल्प के तौर पर, मदद के तौर पर उनको ये फाल्के पुरस्कार दिया। तो उस वक्त 20,000 मिलता था, बाद में तो पैसे बढ़ते गए। ऐसे 1982 तक यही चलता गया कि जो रिटायर हो गए उनको दो। फिर साठे साहब ने कहा, साठे साहब थे जो उस वक्त मैं चेयरमैन था, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, आप तो रिटायर होंगे ही नहीं, ना राज कपूर रिटायर होगा, ना शांताराम रिटायर होगा, तो आप लोगों को मिल ही नहीं सकता। तो उन्होंने सिस्टम बदला। उसके बाद से ये हुआ कि पहला मिला उनको प्रसाद जी को, LV प्रसाद को मिला, उसके बाद दुर्गा खोटे, फिर सत्यजीत राय, तो वो प्रेस्टीज बनने लगा। उसके बाद BN रेड्डी, शांताराम, राज कपूर, तो प्रेस्टीज बनने लगा। अब मुझे मिला तो मुझे वो खुशी है कि प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला। और अंत में एक सवाल,
अगर आपसे पूछा जाए, आप इस संक्षेप में आपके तमाम जीवन दर्शन का, आपके सारे अनुभवों का सार तत्व या निचोड़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि कर्मयोगी होना चाहिए। जो कर्म है उसको ठीक से करो, फल की परवाह मत करो। और मैं हमेशा जो कुछ भी करता हूँ, जब भी सीन्स मेरे होते हैं, मैं घर में पूरी तरह से तैयार करके जाता हूँ और वहाँ जाके मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर नहीं तैयार हो तो तकलीफ़ होती। तो सार ये है कि एक तो ये बात है कि टैलेंट बीच में होनी चाहिए। टैलेंट नहीं हो तो बेकार है। लोग, बहुत से लोग एक्टिंग के लिए आते हैं, उनको बनता नहीं है। लेकिन मुझ में शायद थोड़ी सी टैलेंट थी जो कि निकल रही है और अभी भी कुछ न कुछ सीख ही रहा हूँ।